नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। सरकार की जन कल्याण नीतियों पर होगी चर्चा। आम आदमी तक फायदा पहुंचाने पर जोर। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का आज दोपहर बाद मुंबई में अंतिम संस्कार। अब से कुछ देर बाद प्रशंसक कर सकेंगे अंतिम दर्शन। दुबई होटल के बाथटब में डूबने से शनिवार को हुई थी मौत। नागालैंड और मेघालय में 75% मतदान। एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को बढ़त। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन आगे। मेघालय में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। तीनों राज्यों में 3 मार्च को मतगणना। सभी बैंकों में होगी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले एनपीए की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए मुंबई कोर्ट में दाखिल की याचिका। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में इलाहाबाद बैंक के सीईओ से सीबीआई ने की पूछताछ। अगले हफ्ते से 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बड़ी राहत। सीबीएसई का पासिंग मार्क्स में एक बार छूट देने का फैसला। छात्रों को लाने होंगे ओवरऑल 33% अंक। 6 मई से होने वाली नीट परीक्षा के लिए 43 नए केंद्र। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र में अपनी बात रखेंगे। बैठक में संगठन की तैयारियों, केंद्र की अहम योजनाओं, देश भर में एक साथ चुनाव, 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा समेत लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। फिलहाल बीजेपी के 14 मुख्यमंत्री हैं। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पार्टी के उप मुख्यमंत्री भी हैं। बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा की 120 ऐसी सीटों पर भी बात होने की उम्मीद है जो बीजेपी कभी नहीं जीती है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। नागालैंड और मेघालय में कल मतदान संपन्न हो गया। नागालैंड में 60 में से 59 विधानसभा सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदान पूरा होने के साथ 195 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नागालैंड में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान का काम पूरा हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य में 59 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। नागालैंड में 75% मतदान दर्ज किया गया। The figures which have been received is 75%. The polling is still going on in around 500 polling stations. At 4 o'clock, this polling was still going on, so this figure is likely to go up. नागालैंड में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। मतदान में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। What we are feeling is a change that is not particularly these political parties, but as a whole, among the common men. We are thinking about, the basic things that, like roads, like provision of good transportation and especially roads. So those things are in mind when we are voting here. Access to electricity and water, especially here in this colony, there's a lot of scarcity of water also. So we are this time we are looking for a change. नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग और उनके परिवार ने पेरेन जिले के जुलिये किए शहर में वोट डाला और चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में शांति कायम रहेगी और नागा राजनीतिक समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे।
we'll see that the state will be peaceful, and we'll move for Naga political solution also. And we expect that permanent peace will prevail in the state. चुनाव में हिंसा की बात करें तो मौन जिले के तिजित गांव के मतदान केंद्र पर चुनाव शुरू होने से पहले विस्फोट हुआ। वहीं अकुतुलो पोलिंग बूथ के पास एनपीएफ और एनडीपीपी के गुटों के बीच झड़प हो गई। गोलीबारी में एक आदमी की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। हालांकि इन घटनाओं का मतदान प्रक्रिया पर असर नहीं हुआ। नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लेकिन नागालैंड की उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा सीट से एनडीपीपी प्रमुख नीफ्यो रियो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। नागालैंड के चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ एनपीएफ को बीजेपी एनडीपीपी से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है और यहां के मतदाता बदलाव की बात भी कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे भले ही कुछ भी हों, लेकिन नागालैंड के लोग स्थिर और ईमानदार सरकार की राह देख रहे हैं। कोहिमा में राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं मेघालय की बात करें तो यहां भी 59 सीटों पर करीब 75% मतदान हुआ। एक सीट पर एनसीपी की उम्मीदवार की हत्या के चलते चुनाव टाल दिया गया। मतदान के बाद अब लोगों की निगाहें नतीजों पर लगी हैं और नतीजों का ऐलान 3 मार्च को होगा। मेघालय में पिछली बार के 89% मतदान के मुकाबले इस बार महज 75% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार के मुताबिक मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। राज्य में मतदान प्रक्रिया पर 52 पर्यवेक्षक नजर बनाए हुए थे। All together 52 senior civil servants from other states were put on observer duty to monitor various aspects of election during this poll process. मेघालय में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दी। युवाओं और महिलाओं में वोटिंग को लेकर जोश देखने को मिला। डेवलप होना चाहिए रोड, वो सब थोड़ा क्या होना है। जो सिलचर जो है रोड बहुत खराब था, लेकिन अभी हो रहा है। गवर्नमेंट चाहिए सर, और क्या चाहिए, जो कि अच्छी आई सरकार और आगे में हम लोग को उन्नति कराए। उसी के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं नए सरकार के लिए। Employment should be the first priority should be there, and after that, because we as a youth, because we don't want to be a taxi driver or we don't want to open any till counter machines. मेघालय में 59 सीटों के लिए 361 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 18 फरवरी को ईस्ट गारो हिल्स जिले में एक बम विस्फोट में एनसीपी उम्मीदवार जोनाथन एन संगमा की मौत हो गई थी, जिसके बाद विलियम नगर सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया। इस सीट पर मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग दोबारा से चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा। अपनी तमाम समस्याओं और मुख्तलिफ मुद्दों के समाधान की आशा के साथ मेघालय के मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मशीनों में बंद कर दिया है। अब पूरे देश के साथ साथ इस विधानसभा की इमारत को भी इंतजार है कि आने वाली 3 तारीख को कौन कौन लोग इस इमारत का हिस्सा बनेंगे और आने वाले वक्त में मेघालय की तस्वीर को बदलने में अहम योगदान देंगे। शिलोंग से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतदान का काम पूरा हो चुका है। लोगों को इंतजार है नतीजों का। एग्जिट पोल में पूर्वोत्तर के राज्य में बीजेपी की स्थिति बेहतर होने का अनुमान जताया गया है। जन की बात न्यूज एक्स के पूर्वानुमान में त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 35 से 45 के बीच सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ सीपीएम गठबंधन को 14 से 23 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 44 से 50 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि वाम गठबंधन को 9 से 15 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। सी वोटर के एग्जिट पोल में त्रिपुरा में कांटे की टक्कर है। सीपीएम को 26 से 34 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 24 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मेघालय की बात करें तो यहां फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है। मेघालय में जन की बात न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के नतीजों में नेशनल पीपुल्स पार्टी को 23 से 27 सीटें, बीजेपी को 8 से 12 सीटें और कांग्रेस को 13 से 17 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को 13 से 19, एनपीपी को 17 से 23 और बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं।
नागालैंड की बात करें तो वहां बीजेपी एनडीपीपी को बढ़त हासिल होती दिखाई पड़ रही है। न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी को 27 से 32 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि एनपीएफ को 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को महज 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के मुताबिक नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी को 25 से 31 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि एनपीएफ को 19 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों मुंगावली और कोलारस और ओडिशा की 1 विधानसभा सीट बीजेपुर पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर 24 फरवरी को मतदान हुआ था। मुंगावली और कोलारस विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड 77 और 70% मतदान हुआ था, जबकि ओडिशा की 1 विधानसभा सीट बीजेपुर पर 72% मतदान हुआ था। दोपहर तक नतीजों का ऐलान होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के विकास के लिए उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का भाग्य बदलना है तो गांव का भाग्य बदलना होगा। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कल किसान रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं में किसानों के कल्याण और कृषि विकास पर जोर दिया गया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता बदलाव चाहती है। अब ये कर्नाटक की सरकार का तो जाना तय है। ये अपने पापों के भार से ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई है कि वो कर्नाटक की नेतागिरी, कर्नाटक को तो क्या कांग्रेस को भी बचा नहीं पाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नीतिगत बदलावों और अनुकूल वैश्विक माहौल के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 7 से 8% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अगले 10 से 20 साल तक दुनिया की सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में फिलहाल जीएसटी की एक दर लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने इसके लिए लोगों की आमदनी में बड़े अंतर को वजह बताया है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार वक्त के साथ साथ जरूरत के हिसाब से कर व्यवस्था में सुधार करती रहेगी। भारत कोरिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभागियों के सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने यह बात कही। अरुण जेटली ने कहा कि सुधारों का अगला दौर लोगों में कर अनुपालन की स्थिति में बदलाव के बाद शुरू होगा। Indian economy in the last few years has become a very open economy. It's integrated globally. It invites investment in most sectors. It's made its procedures for investment extremely simple. Our decision making has made doing business in India much easier. पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद वित्त मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर बैंकिंग व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाए। साथ ही प्रबंध निदेशकों को बैंक फ्रॉड्स का समय रहते पता लगाने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे मामलों को सीबीआई के पास भेजा जाए। सरकार का जोर इस बात पर है कि संभावित धोखाधड़ी से बचने के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले सभी एनपीए खातों की जांच की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून फेमा आयात निर्यात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय को शामिल करने को कहा गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के लिए कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए मुंबई की एक अदालत में अर्जी दी है। नीरव मोदी 3 बार समन के बावजूद निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। वहीं मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने आयकर विभाग की शिकायत पर नीरव मोदी को समन जारी किया। उनसे 12 मार्च को पेश होने को कहा गया है। आयकर विभाग नीरव मोदी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कर चोरी मामले की जांच कर रहा है।
इसके अलावा दूसरे के नाम पर संपत्ति खरीदने के मामले में भी मुंबई की एक अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ जमानती वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उधर नीरव मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फास्ट डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दायर की है। खबरों के मुताबिक कंपनी ने नकदी की कमी और आपूर्ति में मुश्किलों का हवाला दिया है। साथ ही 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति और कर्ज घोषित किया है। वहीं सीबीआई ने मंगलवार को इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक उषा आनंद सुब्रमण्यम से पूछताछ की। पंजाब नेशनल बैंक के 5 ऑडिटरों से भी पूछताछ की गई। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ा ये धोखाधड़ी का मामला बढ़कर करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आयकर विभाग ने कर चोरी मामले में रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के खिलाफ 1 दर्जन आरोप पत्र दायर किए हैं। कंपनी के खिलाफ अब तक 18 आरोप पत्र दायर हो चुके हैं। ये मामले असेसमेंट ईयर 2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच के हैं। सोमवार को भी कंपनी के खिलाफ 6 आरोप पत्र दायर किए गए थे। ये सभी आरोप पत्र लखनऊ की एक अदालत में दाखिल किए गए। वहीं कंपनी के 3 और बैंक खाते जब्त किए गए हैं। अब तक 17 बैंक खाते जब्त किए जा चुके हैं। कंपनी और विक्रम कोठारी की कई अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। कंपनी पर 106 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। कंपनी के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 3,695 करोड़ रुपए कर्ज धोखाधड़ी की जांच कर रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कार्ति के सीए को गिरफ्तार किया गया था। कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें, कार्ति चिदंबरम के सीए को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। उसने 10वीं के विद्यार्थियों के पास होने का मानदंड बदल दिया है। अब आंतरिक और बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को मिलाकर 33% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी भी पास हो जाएंगे। पहले विद्यार्थियों को पास होने के लिए आंतरिक और बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में अलग अलग 33% अंक लाने होते थे। हालांकि पास होने का यह मानदंड सिर्फ इसी सत्र की बोर्ड परीक्षा के लिए लागू रहेगा। 7 साल बाद इस साल फिर से बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। इस बीच सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। इस साल 43 नए सेंटर बनाए गए हैं। इस साल 107 के मुकाबले 150 केंद्रों पर नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस साल 6 मई को नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि जिस किसी भी शहर में 4000 और उससे ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था और 2017 में जिन शहरों में परीक्षा केंद्र नहीं था, उन सभी जगहों पर नीट 2018 परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा के तरीकों में पूर्ण बदलाव पर जोर दिया है ताकि संस्थान आदर्श नागरिक तैयार कर सकें। हैदराबाद में शिव शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की रजत जयंती दीक्षांत समारोह में कल उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाने के लिए पाठ्यक्रम में काफी कटौती करने की जरूरत है। उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधा करने को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ऐलान की सराहना भी की। हाल ही में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधा करने की बात कही थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली छात्रों के लिए क्लासरूम और खेल के मैदान में बिताए जाने वाले समय को समान रूप से बांटा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में ज्ञान ही वैश्विक स्तर पर शक्ति का निर्धारक होगा और भारत के पास आबादी के हिसाब से इसे हासिल करने का ज्यादा मौका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में औपचारिक शिक्षा के जरिए
छात्रों को कौशल जानकारी हासिल करनी चाहिए और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को मौजूदा स्वरूप से हटकर सोचना चाहिए। I feel that the education system from school level to high school to college should be completely overhauled to ensure that our institutional churning will create ideal citizens. First and the foremost, the syllabus at the school level has to be drastically cut to reduce the load on students. I am very clear about it. I am happy to know that the Union HRD Minister the other day said that he wants to reduce the syllabus by half. Retaining what is good, the remaining can be definitely reduced. Because I also feel personally, out of my 40 plus years of public life, the children should spend half of the time in the school, the remaining time in the field, in the home. It is the duty of the government and also the people who manage education to see that the children get adequate time for them. इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल दिल्ली विश्वविद्यालय की मैत्री कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से देश की दशा और दिशा दोनों बदलती है। उन्होंने कहा कि देश का उज्जवल भविष्य मजबूत शिक्षा और साक्षरता पर निर्भर करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज के गोल्डन जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा मजबूत हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। 70 years are over. What is it we have gained? Where we are lacking? How do we improve it? That should be the agenda before everyone. India was known as Vishwaguru once upon a time. Students from across the globe used to come to Delhi, or to Nalanda and Takshashila for education. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह भी बताया कि मजबूत शिक्षा देश के विकास की कहानी बताता है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा से छात्रों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश के विकास में तेजी आती है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। मुंबई के विलेपार्ले सेवा समाज क्रेमेटोरियम में आज दोपहर करीब 3:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले लंबे इंतजार के बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर कल रात दुबई से मुंबई लाया गया। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की जांच पूरी होने के बाद दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया और उनके पार्थिव शरीर को परिवार वालों को सौंप दिया। इस वक्त मुंबई में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। कपूर परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि लोखंडवाला के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक श्रीदेवी के अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। परिवार ने अंतिम दर्शन के लिए आने वाले मीडिया कर्मियों से कैमरा या अन्य कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं लाने का अनुरोध किया है। दोपहर 2 बजे सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी जो विलेपार्ले के क्रेमेटोरियम तक जाएगी। वहीं दोपहर करीब 3:30 बजे श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुबई के एक होटल में 24 फरवरी की रात बाथटब में डूबने की वजह से श्रीदेवी की मौत हो गई थी। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसके फैंस में जनता तो थी ही, आलोचक भी उनकी प्रतिभा के आगे अपने हथियार रख देते थे। पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। एक नजर श्रीदेवी के फिल्मी सफर पर। आंखें क्या नहीं कहती, बच्चों की मस्खरी, एक लड़की का अल्हड़पन, एक स्त्री का सम्मान, एक मां की हिम्मत। श्रीदेवी ने अपनी आंखों से जो किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनकी आंखों ने मात्र 4 साल की उम्र में ही लाइट की चौंधिया देने वाली रोशनी में कैमरे से दोस्ती कर ली थी। फिल्म थी थुनैवन। 10 साल की उम्र में तो उन्होंने 21 तमिल, 6 मलयालम, 10 तेलुगु और 1 कन्नड़ा फिल्म कर ली थी। हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हुआ जूली के साथ, जिसमें उन्होंने हीरोइन की बहन की भूमिका अदा की थी। उनकी दूसरी फिल्म थी 16वां सावन।
लेकिन उनकी पहचान बनी 1983 में आई फिल्म सदमा से। क्या हुआ? देखो नानी, ये सोम मुझे हर वक्त डांटता रहता है। हिम्मत वाला, मवाली, तोहफा, मकसद जैसी फिल्मों में उनकी और जितेंद्र की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसी दौरान उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया भी आई। हवा हवाई में तो उनकी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसा हंसा कर मार डाला। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। सीता और गीता की रीमेक चालबाज में भी उनकी कॉमिक टाइमिंग देखने लायक थी। चांदनी के पहले हाफ में अल्हड़ लड़की से दूसरे हाफ में भावुक महिला का ट्रांजिशन देखने लायक था। उनकी दूसरी पारी में तो वो दूसरे लेवल पर थीं। इंग्लिश विंग्लिश में उन्होंने अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन किया जो श्रीदेवी से कोई आशा ही नहीं कर रहा था। Family can never be judgmental. Family will never put you down. उनकी आखिरी फिल्म मॉम में उन्होंने माँ की नैसर्गिक ममता की ताकत का जो विवरण दिया वो अपने आप में अद्वितीय था। दर्शक उनकी दूसरी पारी में और ज्यादा फिल्मों की आस लगाए बैठे थे। अब वो आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म जीरो में नजर आएंगी और उसके बाद होगा शून्य। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। दुनिया भर में आज भारत इस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है। हालांकि विज्ञान के कई क्षेत्रों में भारत खासा आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी उसे लंबा रास्ता तय करना है। विज्ञान को विकास का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है, इसलिए हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिससे जीवन में विज्ञान की अहमियत का पता चलता है। यह दिवस नई खोजों का उत्सव मनाने का दिन भी है। You needn't worry. This is all that I need. I'll start tomorrow evening. Thank you, Mr. Raman. Thank you. All these years we have been waiting for someone like you. इसी दिन 28 फरवरी 1928 को भारत रत्न और महान भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के विवर्तन के खोज की घोषणा की थी। इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पता लगाया था कि जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी तत्व से गुजरती हैं तो उसके तरंग दैर्घ्य में बदलाव होता है। इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैज्ञानिकों को विज्ञान दिवस की बधाई दी है। बीते रविवार मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को याद किया था। विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत रत्न सर सीवी रमन का नाम हमारे सामने आता है। उन्हें लाइट स्कैटरिंग यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी यह खोज रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। हम हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन उन्होंने लाइट स्कैटरिंग की घटना की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस देश ने विज्ञान के क्षेत्र में कई महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। भारत आज विज्ञान शोध में दुनिया भर में बड़ी ताकत है। अंतरिक्ष में खोज के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में शुमार है। भारत बड़े साइंस प्रोजेक्ट मसलन लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर और ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी में भी शामिल है। प्रधानमंत्री बार बार इस पर जोर देते रहे हैं कि मानव कल्याण के लिए विज्ञान और तकनीक का उपयोग हो। इसमें किसानों की उपज बढ़ाने से लेकर दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाना तक शामिल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैल्यू न्यूट्रल होती है। इनमें मूल्यों अपने आप नहीं होते हैं। कोई भी मशीन वैसा ही कार्य करेगी
जैसा हम चाहेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मशीन से क्या काम लेना चाहते हैं। यहाँ पर मानवीय उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। विज्ञान का मानव मात्र के कल्याण के लिए उपयोग, मानव जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयोग। इस बार की थीम भविष्य में टिकाऊ विकास के लिए विज्ञान और तकनीक है। सरकार का लक्ष्य 2020 तक भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। एक नजर उनके जीवन सफर पर। आज के बिहार में जीरादेई अभी भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद करते हैं, जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। 97 साल पहले के भारत में ये डिग्री कुछ लोगों के पास ही होती थी। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। 1934 आते आते वो मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 5 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो एक बार फिर पार्टी ने राजेंद्र बाबू को कमान सौंपी। 1946 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली, उनमें राजेंद्र बाबू भी थे। उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वो दौर था जब देश के अगले रूप रंग की तैयारी शुरू हो गई थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई दूसरा कभी तोड़ पाए। उसके लिए आप चाहे बधाई दीजिए या जो चाहे कीजिए, पर जितनी त्रुटियां हुई हैं उन सबको क्षमा भी कीजिए। और आखिर में हेडलाइंस। आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप। चेन्नई से आज शाम लाए जाएंगे दिल्ली। सभी बैंकों में होगी 50 करोड़ रुपए से अधिक वाले एनपीए की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए मुंबई कोर्ट में दाखिल की याचिका। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में इलाहाबाद बैंक के सीईओ से सीबीआई ने की पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। सरकार की जन कल्याण नीतियों पर होगी चर्चा। आम आदमी तक फायदा पहुंचाने पर जोर। नागालैंड और मेघालय में 75% मतदान। एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को बढ़त। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन आगे। मेघालय में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। तीनों राज्यों में 3 मार्च को मतगणना। और मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का आज दोपहर बाद मुंबई में अंतिम संस्कार। अब से कुछ देर बाद प्रशंसक कर सकेंगे अंतिम दर्शन। दुबई होटल के बाथटब में डूबने से शनिवार को हुई थी मौत। 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए विशेष में एक देश एक चुनाव। नमस्कार।